दीजिए का लिंक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी आवाज़ भी सुन रहे होंगे और तस्वीर भी देख रहे होंगे। मेरा नाम जावेद इकबाल है, डॉक्टर जावेद इकबाल। और मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और सर्जन हूँ और मुख्तलिफ़ इदारों में काम करता रहा। मैं निश्तर से मैंने एमबीबीएस किया था, फिर मैंने सर्जिकल ट्रेनिंग वहीं से की। उसके बाद मैंने एफ सी पी एस किया, फिर मैं यूके चला गया, वहाँ मैंने FRCS किया। ऑस्ट्रेलिया से मैंने एक फ़ेलोशिप की। उसके बाद अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन की जो फ़ेलोशिप है वो भी मेरे पास है। और हाल ही में हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने मुझे फ़ेलो ऑफ इंडियन कॉलेज ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की ऑनरेरी फ़ेलोशिप भी दी है। और मैंने मेडिकल एजुकेशन में भी मास्टर्स किया हुआ है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये जो हमारे दोस्त हैं, जिनका ये पेज है, ब्रेक द टैबो, ये यूं तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि जो ये ओन करती है इस पेज को। लेकिन इन दोस्तों ने एक बहुत ही नेकी का काम किया है। और वो नेकी का काम ये किया है कि ये अवेयरनेस के लिए बहुत सारी कंपेन्स करते हैं। और ख़ास तौर पर एक बीमारी जिसके बारे में बहुत से ज़्यादा शकूक व शुबहात हैं, लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और बहुत से लोगों को उसके बारे में पूरी तरह पता नहीं है, जिसके नतीजे में उनका बहुत नुकसान हो जाता है। और बाज़ औक़ात वो गलत ट्रीटमेंट उनकी होना शुरू हो जाती है। और वो बीमारी है बवासीर। यूं तो टेक्निकली बवासीर को हम अंग्रेज़ी में हेमरॉयड कहेंगे, लेकिन हेमरॉयड जो है वो उसका एक टेक्निकल नाम है। लेकिन आम लोगों के लिए कोई भी पखाने के रास्ते के करीब बीमारी हो तो वो उसको बवासीर कहते हैं। मैं चूँकि सर्जरी प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और आके कहते हैं कि जी हमें बवासीर है। और जितने भी हमारे डॉक्टर रेजिडेंट्स जो सर्जन बन रहे हैं उनको मैं एक बात हमेशा समझाता हूँ कि जब भी कोई मरीज़ आके ये कहे मुझे बवासीर है, पखाने के रास्ते के करीब है, चाहे वो बवासीर हो, कहता है। और फिर लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासिफिकेशन बनाई हुई है कि जी एक बादी बवासीर होती है, एक खूनी बवासीर होती है, एक खारिश वाली बवासीर होती है। हमारे इस प्रोग्राम का ये पर्पज़ है कि हम अपने तमाम दोस्तों के साथ, बहनों भाइयों के साथ डिस्कस करें और उन्हें इस बात की अवेयरनेस देने की कोशिश करें कि असल में बवासीर होती क्या है। देखिए, असल में बवासीर एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें पखाने के रास्ते में मौजूद जो खून की शरियानें और वरीदें हैं वो फूल जाती हैं। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत आसान अल्फाज में समझाऊं, क्योंकि हमारे देखने वालों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि डॉक्टर नहीं होंगे और मेडिकल नॉलेज उनका नहीं होगा। तो मैं कोशिश करूंगा बहुत सादा अल्फाज में आपसे अर्ज़ करूं। देखिए, पखाने के रास्ते में अल्लाह ताला ने कुछ फोल्ड बनाए हैं, उनको एनल फोल्ड कहते हैं। उन फोल्ड का यानी जैसे समझें कि जैसे कपड़े में सिलवटें होती हैं, उसका मकसद ये है कि उसके ज़रिए से पखाना को हम अपनी मर्ज़ी के साथ हम अपनी पखाने को हम अपनी मर्ज़ी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। जब हवा का इखराज हो तो उसको भी अपनी मर्ज़ी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, वो जो फोल्ड हैं वो तमाम लोगों में मौजूद होते हैं, जिनको हम एनल फोल्ड कहते हैं और एनल कुशन भी कहते हैं। उनके नीचे कुछ खून की वरीदें होती हैं, यानी वेन्स होती हैं। और वो वेन्स हर शख्स में मौजूद होती हैं। लिहाजा अगर किसी को ये कहा जाए कि हेमोरॉयडल टिश्यू हर शख्स में मौजूद है, तो ये बात गलत नहीं होगी। हर शख्स के अंदर हेमोरॉयडल टिश्यू मौजूद होता है। अच्छा, होता यह है कि जब पखाने के वक्त ज़ोर लगाया जाता है तो पेट का प्रेशर बढ़ता है। जब पेट का प्रेशर बढ़ता है तो वो जो वेन हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ता है। और उनके प्रेशर बढ़ने की वजह से वो वेन्स फूलना शुरू हो जाती हैं और वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। लेकिन जो ही पेट का प्रेशर कम होता है
तो वो वेन्स वापस अपनी असली शक्ल के अंदर आ जाती हैं। ये एक नॉर्मल चीज़ है जो कि हमेशा होती है। लेकिन वो शख्स जिसको बवासीर की बीमारी हो, उसमें ये होता है कि मुसलसल जोर लगाने की वजह से, जो कि कब्ज़ की वजह से भी हो सकता है, जो कि इस वजह से भी हो सकता है कि किसी और बीमारी की वजह से पेट के अंदर प्रेशर बढ़ा हो, तो वो जो खून की वरीदें हैं, वेन्स जिनको कहते हैं, वो बार बार फूलना शुरू हो जाती हैं। और जब वो बार बार अपनी जसामत से ज़्यादा फूलना शुरू हो जाती हैं, तो आप ऐसे समझिए कि जैसे गुब्बारा है, उस गुब्बारे को जो छोटा सा होता है बग़ैर फुला हुआ, जब उसको एक दफ़ा आप हवा से फुला देते हैं, तो फिर उसके बाद चाहे उसमें से हवा निकाल भी लें, मगर उसका साइज़ ओरिजिनल साइज़ के मुताबिक वापस नहीं आता। तो इसी तरीके से जब ये जो खून की जो वेनें हैं, अगर ये बार 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 फूलती रहें, तो एक वक्त आता है कि ये इतनी फूल जाती हैं कि खून जब वापस भी चला जाए तो ये अपनी असल साख्त से बड़ी हो जाती हैं। इस कंडीशन को हम हेमरॉइड्स या बवासीर कहते हैं। और इस हेमरॉइड और बवासीर की फिर 4 मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। जब ये सिर्फ फूल जाए, जब जोर लगे पखाने का तो फूल जाए, और बाज़ वो इतनी ज़्यादा फूल जाए कि उसके ऊपर की झिल्ली फट जाए और उसमें से खून निकलना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री हेमोरॉइड या पहले दर्जे की बवासीर। मैं फिर दोहराता हूँ, पहले दर्जे की बवासीर में पखाना करते वक्त, जोर लगाते वक्त एकदम खून की धार या टप टप करके खून के कतरे वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इसको बवासीर कहते हैं। खून का ये गिरना कभी भी पखाना करने के अमल के अलावा नहीं होता। यानी ऐसा नहीं होता कि आप सो के उठे तो आपकी शलवार या पजामे पे खून लगा हो, बल्कि ये हमेशा उस वक्त होता है जब पखाना लगाने के लिए जोर लगाया जाता है। ऐसी सूरत में सवाए इस अलामत के कि पखाने में खून आता है, और कोई अलामत नहीं होती। ना दर्द होता है, ना कोई तकलीफ़ होती है। अलबत्ता एक बुनियादी वजह बवासीर की चूँकि कब्ज़ है, लिहाजा मरीज़ आके सिर्फ यही बताता है कि जी मुझे कब्ज़ रहती है, और जब मैं पखाना करता हूँ तो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा खून आता है। और उस खून की जो टिपिकल प्रेजेंटेशन है वो ये होती है कि वो ऐसे धब्बा लग के नहीं आता, बल्कि धार की तरफ आता है। हमारे पंजाबी में वो कहते हैं जी ऐसे ऐसे आता है जैसे किसी ने मुर्गी ज़िबा की हो, यानी उसकी धार की शक्ल में आता है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री हेमोरॉइड। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब ये मुसलसल अमल होता रहता है, तो वो बवासीर के मौके, जो कि असल में फूली हुई वरीदें या वेन्स ही होती हैं, वो पखाना यानी करते वक्त ज़ोर से पखाने के रास्ते से बाहर भी आ जाती हैं, जिसको आम ज़बान में कहते हैं जी कि मेरे पखाने के रास्ते में से मौके निकल आए। तो वो, या बवासीर के मौके निकल आए, तो वो जो बाहर आना शुरू हो जाएं, तो इसको हम कहते हैं कि ये सेकंड डिग्री हेमरॉइड है, यानी दूसरे दर्जे की बवासीर है। अच्छा, होता यह है कि जब हम जोर लगाते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं, मगर जूं ही जोर लगाना बंद करते हैं तो वो खुद ब खुद अंदर चले जाते हैं। तो इसको हम सेकंड डिग्री हेमरॉइड कहते हैं। अच्छा, तीसरे दर्जे में ये होता है कि जोर लगाएं तो वो बाहर आ जाते हैं, मगर वो इतने बड़े हो जाते हैं कि अगर वो खुद ब खुद अंदर नहीं जाते, यानी पखाना करने का अमल ख़त्म होने के बाद वो खुद ब खुद अंदर नहीं जाते, बल्कि उनको हाथ से अंदर करना पड़ता है। अगर उनको हाथ से अंदर करना पड़े तो इसको फिर हम कहते हैं ये है थर्ड डिग्री हेमोरॉइड। और चौथी डिग्री वो होती है कि जिसमें ये बवासीर के मौके बिल्कुल बाहर ही रहते हैं, ये इतने बड़े हो जाते हैं, ये इतने सूज जाते हैं कि अब इनको अंदर लेके जाना मुमकिन नहीं होता, और ये मुसलसल बाहर रहते हैं। लिहाजा मरीज़ आके कहता है जी मेरे तो पखाने के रास्ते के मौके हैं जो बाहर हैं। अच्छा, चूंकि जब वो मरीज़ बैठता है, तो बैठने की वजह से जो उसके जिस्म का वज़न है और उसके जो बटक्स हैं, उसका वज़न आपस में वो टकराने की वजह से बनता है। तो ना सिर्फ ये कि ये बाहर आए होते हैं, बल्कि इनके ऊपर ज़ख़म भी बन जाते हैं, इनके ऊपर सोजिश भी हो जाती है, और बाज़ औक़ात जो खून इनके अंदर मौजूद होता है वो जम भी जाता है, जिसको हम कहते हैं कि अब ये थ्रम्बोज्ड हो गए हैं। यानी वो नीले नीले बड़े बड़े से मौके, बदनुमा से मौके बाहर आना शुरू हो जाते हैं। और ये वो कैफियत होती है जिसमें मरीज़ का उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, पखाना करना मुश्किल हो जाता है, पखाने के रास्ते पे दर्द होता है, वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की स्क्रीशंस भी निकलती हैं,
और हाथ लगाने पर वो बहुत दर्द वाला होता है। तो ये हैं 4 मुख्तलिफ दर्जे बवासीर के, जिनको हम हेमरॉयड कहते हैं। अच्छा, अब आपका ये सवाल पूछेंगे कि ये क्यों होती है हेमरॉयड। देखिए, कुछ लोगों के अंदर बवासीर होने की कुछ ख़ानदानी मौरूसी टेंडेंसी भी होती है। ये देखने में आया है कि कुछ उसकी वजह यह है कि उनकी जो वेन्स हैं उनकी साख्त कुछ इस किस्म की होती है कि उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम फीसद लोगों में होता है। ज़्यादा जो है इसका जो वजह है वो उसका ताल्लुक हमारे खाने पीने से और हमारे पखाने की आदत उसके साथ है। वो तमाम लोग जो अपने खाने को इस तरीके से इहतमाम नहीं कर पाते जिससे खाने के अंदर पानी की मिकदार काफ़ी हो, जिसमें खाने के अंदर फाइबर्स यानी यानी सब्जियां, यानी फल और बुरादे वाली चीज़ें ये ज़्यादा ना हों, इसके मुकाबले में मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा हों, गोश्त बहुत ज़्यादा हो और ऐसी चीज़ें ज़्यादा हों कि जिनसे फाइबर नहीं बनता, यानी छिलका नहीं बनता। तो क्योंकि पखाने की मिकदार कितनी ज़्यादा होगी इसका दारोमदार इस बात पर है कि हमारी खुराक में फ़ाइबर कितना है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, फ़ाइबर अनछने आटे की रोटी में होता है, जौ की रोटी के अंदर होता है, फ़ाइबर तमाम सब्जियों में होता है, फ़ाइबर तमाम फलों के अंदर होता है। और अगर उन सब्जियों और फलों को कच्चा खाया जाए तो उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ाइबर होता है। तो जिनकी खुराक के अंदर ये फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो उन लोगों की खुराक के नतीजे में जो पखाने की मिकदार है वो बड़ी होती है। जब पखाने की मिकदार ज़्यादा होती है तो फिर पखाने का रास्ता हर दफ़ा पखाने के अखराज के लिए ज़ोर से खुलता है और उसके खुलने की वजह से जितना उसके अंदर वेन्स में प्रेशर होता है वो सारा रिलीज़ हो जाता है और वो ब्लड वापस चला जाता है और ऐसे लोगों को बवासीर नहीं होती। तो बवासीर होने के लिए सबसे अहम जो वजह है वो हमारे खाने पीने की आदत और पानी की कमी और ख़ुराक के अंदर जली हुई भुनी हुई वो ग़िज़ाएँ, और वो ग़िज़ाएँ जिन ग़िज़ाओं के अंदर फ़ाइबर ना हो, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कब्ज़ करने का, और फिर कब्ज़ रिस्पॉन्सिबल होती है बवासीर के बनने की। तो ये तो इसकी कुछ वजूहात हैं। लिहाजा अब मैं थोड़ा सा यानी आप ख़वातीन व हज़रात से ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर किसी को खुदा न खास्ता हो जाए बवासीर, तो फिर उसको क्या करना चाहिए। देखिए, जैसा कि आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि बवासीर कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी तो नहीं है, लेकिन यानी जानलेवा फौरी तौर पर तो नहीं है। लेकिन अगर बवासीर का आप टाइमली इलाज नहीं करेंगे तो इसके ज़रिए से जो खून ज़ाया होगा, उसके खून के ज़ाया होने की वजह से फिर खून की कमी से मुतल्लिक जितनी बीमारियां हैं, जिनमें सांस का फूलना, जिसमें दिल का बड़ा हो जाना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, हत्ता के हार्ट अटैक तक का हो जाना और दिल का फेल हो जाना जिसे हार्ट फेलियर कहते हैं, वो तमाम चीज़ें इसके नतीजे में ये बन सकती हैं। अच्छा, अब ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को ये शिकायत है तो वो क्या करे। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, वो इतनी ज़रूरी है कि हमारी आज की इस गुफ्तगू में आप सारी बातें भूल जाएं, लेकिन अगर सिर्फ ये एक बात याद रखें तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो बात ये है कि प्लीज़ आप ये जहन में रखिएगा कि हम में से किसी को अगर कोई भी शिकायत पखाने हम में से किसी को अगर कोई भी शिकायत पखाने के रास्ते से मुतल्लिक है, चाहे वो खून आता है चाहे वो खून नहीं आता, उसको खुद ब खुद बवासीर समझ लेना दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ बवासीर की अलामात बहुत क्लियर हैं जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन ये तमाम अलामात लेकिन लेकिन ये तमाम अलामात कुछ ऐसी बीमारियों से मिलती हैं कि जो बवासीर नहीं हैं और बवासीर से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। उनमें जो सबसे ख़तरनाक बीमारी है उसका नाम है बड़ी आंत का और पखाने के रास्ते का कैंसर।
और बड़ी आंत का कैंसर और पखाने के रास्ते का कैंसर, इसको भी अगर जल्दी तशखीस कर लिया जाए तो ये भी काबिल इलाज मर्ज़ है। लेकिन बदकिस्मती से होता ये है कि किसी शख्स को कोई खून आ रहा है पखाने में, या कोई और तकलीफ़ हो रही है पखाने से मुतल्लिक, तो वो बवासीर समझ कर ही उसका इलाज करता रहता है। या वो ऐसे डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, क्वैक्स के पास, या इवन मेडिकल डॉक्टर्स के पास चला जाए जिनके इल्म में और तजुर्बे में कमी हो, तो वो उसको बवासीर समझकर बवासीर का इलाज करना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो बवासीर नहीं होता। चूंकि वो बवासीर नहीं होता और वक्त बर्बाद हो जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो कैंसर जिसकी तशखीस अगर जल्दी हो जाती तो वो काबिल इलाज होता, वो अब नाकाबिल इलाज हालत के अंदर पहुंच जाता है। लिहाजा मेरा एक दफ़ा फिर मेरा दिल चाहता है मैं उसको 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, 50 दफ़ा भी इस बात को दोहराऊं कि हमारे जिन बहन भाइयों को कोई भी ऐसी तकलीफ़ है जिसमें उनके जहन में ये आया है कि ये शायद उनको बवासीर है, तो उनसे गुजारिश ये है कि आपको फौरी तौर पर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और अगर इत्तेफाक से हमारी इस गुफ्तगू को हमारे डॉक्टर सुन रहे हैं, और ख़ास तौर पे जूनियर डॉक्टर सुन रहे हैं, जो हमारे बहन भाई जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो सुन रहे हैं, यानी जो सर्जन है उसको तो इस बात का पता ही होता है कि पखाने के रास्ते में कोई मसला होगा, तो मैंने कम अज़ कम उंगली के साथ, जिसको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं, DRE भी कहते हैं, उसके ज़रिए मैंने पखाने के रास्ते का मुआयना, और एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है प्रोक्टोस्कोप, जिससे बग़ैर दर्द के पखाने के रास्ते का मुआयना किया जाता है, उसके ज़रिए मुआयना करना है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो डॉक्टर जो सर्जन नहीं होते, वो उस पखाने के रास्ते का मुआयना नहीं करते या कर पाते, या उनको याद नहीं रहता, या उनके जहन में नहीं आता। मेरे ख्याल के अंदर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं मेडिकल कॉलेज में, तो ये बात तो उनकी गिरह से बांध दी जाती है कि अगर किसी शख्स को भी पखाने के रास्ते का कोई भी अलामत हो, तो पखाने का रास्ते का उंगली से मुआयना करना, जिसको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। मैं अगर कोई, हम खुदा ना खास्ता हम में से मरीज़ है, डॉक्टर नहीं है, उसको भी ये तकलीफ़ है, तो मैं उससे भी गुजारिश करूँगा कि जब डॉक्टर के पास जाएँ और किसी वजह से अगर डॉक्टर आपका मुआयना ना करे, तो आप उसको ज़रूर कहिए कि मेहरबानी करके आप हमारा मुआयना ज़रूर कीजिए पखाने के रास्ते का, इसलिए कि हमें अंदेशा है कि हम कोई और बीमारी में मुब्तला ना हों जिसको कि बवासीर समझा जाता है। ये बात जाननी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इसको फिर दोबारा आसान अल्फाज में ये दोहराता हूँ कि अगर आपके पखाने के रास्ते से खून आता है, शुरू शुरू में सिर्फ खून आएगा, बाद में मौके भी बाहर आ सकते हैं, फिर ये भी हो सकता है कि उन मौक़ों को हाथ से आपको अंदर करना पड़े, और आखिर में ये भी हो सकता है कि वो जो मौके हैं, वो मौके जो हैं वो यानी हाथ से भी ना जा सकें, और बल्कि वो अंदर ही इकट्ठे होते रहें, तो यानी वो बाहर ही लटकते रहें, तो ऐसी सूरत के अंदर ज़्यादा इम्कान है कि आपको बवासीर है। लेकिन जो मेरा मैसेज है वो ये है कि इसका फ़ैसला आप खुद नहीं करेंगे, क्योंकि बवासीर के इलाज से पहले ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पक्का यकीन हो कि आपको बवासीर ही है। बवासीर के अलावा बड़ी आंत का कैंसर, रेक्टम का कैंसर, एक बीमारी होती है पेरिएनल फिस्चुला, एक बीमारी होती है पेरिएनल एप्सिस, एक और बीमारी होती है जिसे कहते हैं फिशर। इसके अलावा बाज़ का तो वायरस की इन्फेक्शन भी उस जगह पर हो सकती है। तो इस तरह की और मुतअद्दिद बीमारियां हैं जो कि आम लोगों की नज़र में तो बवासीर ही होंगी, लेकिन असल में वो बवासीर नहीं होंगी, वो कुछ और होंगी, और वो आपका डॉक्टर ही फैसला कर सकता है कि क्या ये बवासीर है या नहीं, और अगर बवासीर होगी तो फिर उसका इलाज करेंगे। ये लोग जो कहते हैं ना बादी बवासीर, तो ये देखिए, बादी बवासीर असल में कुछ नहीं होता। बादी बवासीर मेरे एनल फिशर, या जो पेरिएनल एब्सेस यानी पीप का फोड़ा वहाँ बन जाना, या पखाने के रास्ते में एक ज़ख़म बन जाना, उसका नाम ऐसे ही लेमैन उन्होंने बादी बवासीर रखा है। बवासीर का तो मतलब ये है, माफ़ कीजिएगा, बवासीर का तो मतलब ही ये है कि पखाने के रास्ते में खून की जो नालियां हैं वो फूल जाएं और उसमें से खून आना शुरू हो जाए। तो मेरा ख्याल है ये बात मैंने आपको सफिशेंटली एक्सप्लेन कर दी है। अब हम वापस आते हैं अब हम वापस
माफ़ी चाहता हूँ। अब हम वापस आते हैं, मुझे उम्मीद है आप मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। अब हम वापस आते हैं दोबारा बवासीर के मौजू पर, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बवासीर अगर हो जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। आपको अभी याद होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि एक बवासीर की स्टेज 1 होती है, स्टेज 2 होती है, स्टेज 3 होती है। ये मैंने आपसे अर्ज़ किया था। तो जो उसका इलाज है वो भी उसके हिसाब से ही, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के हिसाब से ही मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। अगर स्टेज 1 हो, और स्टेज 1 से क्या मुराद था कि आपको खून आता है सिर्फ जोर लगाते वक्त, और कुछ नहीं होता, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो ऐसी सूरत में कोई बहुत बाज़ ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। और आपका जो ग़िज़ाई निज़ाम है और जो आपकी ग़िज़ा की तरतीब है, उसको बेहतर कर लेने से ही जो फर्स्ट डिग्री हेमरॉयड है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। यानी ये कि आप पानी पीजिए बहुत दफ़ा, यानी आप पानी पीजिए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है ख़ास तौर पे सर्दियों में कि हम पानी पीना भूल जाते हैं, जिससे हमारी पानी की मिकदार जिस्म में कम होने की वजह से फिर हमारा जो पखाना है वो खुश्क हो जाता है। जब वो खुश्क हो जाता है तो वो कब्ज़ का बायस बनता है। तो कम अज़ कम जिसे कहा जाता है 8 गिलास पानी के रोज़ाना पीना, ये बहुत ज़रूरी है। तो बार बार पानी पीने से, और यानी दिन में कम अज़ कम 8 गिलास पानी पीने से जिस्म में पानी की कमी नहीं होती। और पानी के कम होने की वजह से जो एक नतीजा निकलता है कि बवासीर हो जाती है, तो यानी कब्ज़ हो जाती है, और कब्ज़ की वजह से बवासीर हो जाती है, तो वो भी नहीं होती। तो एक तो, और उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा है कि वो तमाम ग़िज़ाएँ, कच्ची सब्ज़ियाँ, सलाद, फल, खीरा, सलाद के पत्ते, ब्रोकली, और यानी सिट्रस फ्रूट, और इसके अलावा खजूर, उसके अंदर बहुत हाई क्वालिटी का फ़ाइबर होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें, सब्ज़ियाँ, फ्रेश सब्ज़ियाँ, ये हमें काफ़ी मिकदार के अंदर लेनी चाहिए। ऐसा करने से, और जितना मुमकिन हो जंक फूड कम इस्तेमाल की जाए। ऐसी फूड जिनको हम तलते हैं, भुनते हैं, जिनको बर्न कर देते हैं, कोयलों में बर्न कर देते हैं, ऐसी ग़िज़ा खाने में मज़ेदार तो लगती है बहुत ज़्यादा, घी की जिसमें ज़्यादा मिकदार होती है, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह है, और काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ इसकी वजह से बनती हैं। और इसके अलावा आपका डॉक्टर ये भी आपको बताएगा कि फर्स्ट डिग्री हेमरॉयड में कुछ अद्वियात भी हैं जिनको इस्तेमाल करने से बीमारी ये ठीक हो जाती है। उन अद्वियात में से एक दवाई है जो कि वेन्स की टोन को बढ़ा देती है, और वो कुछ अरसे के लिए खानी पड़ती है टैबलेट, और उसके खाने से फिर वो वेन्स के अंदर से प्रेशर कम हो जाता है, और उसकी वजह से ये देखा गया है कि ये जो बवासीर की बीमारियां हैं, ये बवासीर का जो बीमारी है ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। तो ये इस तरह की दवाइयाँ हैं। तो ये फर्स्ट डिग्री हेमरॉयड के अंदर ये किया जाता है। बहुत दफ़ा सेकंड डिग्री सेकंड डिग्री हेमरॉयड में भी बहुत दफ़ा बग़ैर किसी ऑपरेशन के, सिर्फ ये जो मैंने एहतियात बताई है और जो कुछ अद्वियात हैं, इनके इस्तेमाल करने की वजह से बवासीर का मुस्तकिल इलाज किया जा सकता है। अलबत्ता जब बीमारी स्टेज 3 हो जाए और स्टेज 4 तक चली जाए, तो फिर हमें सिर्फ अद्वियात और सिर्फ अपने खाने पीने की तरतीब को बदलने से गुजारा नहीं होता, फिर हमें इससे बढ़कर कुछ और करना पड़ता है। और वो जो कुछ बढ़ के और है वो 2-3 मैं आपको बताता हूँ, वो आपका डॉक्टर ही आपको सही बता सकता है। उसमें से एक तरीका है जिसमें बवासीर का टीका लगाया जाता है, जिसको स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं। वो एक दवा है, वो एक स्पेशल सिरिंज के साथ पखाने के रास्ते में जहाँ वो बवासीर के मौके होते हैं, उनके ऊपर उसको टीके के ज़रिए इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसके ज़रिए से जिस जगह पर वो हम टीका लगाते हैं वो जगह सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने की वजह से वो उन वेन्स को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ऊपर का प्रेशर नीचे की प्रेशर की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होता। इसको हम स्क्लीरोथेरेपी भी कहते हैं, बवासीर का टीका भी कहते हैं। तो ये आउटडोर प्रोसीजर होता है, आपको जो है बग़ैर बेहोशी के, और इसमें दर्द भी इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जिस जगह पे वो टीका लगता है अल्लाह ताला ने वहाँ कोई दर्द के आसाब नहीं बनाए। तो अगर अच्छा लगाने वाला आपका डॉक्टर होगा तो ये 10 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर ये प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा। और ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग ये बवासीर का टीका लगाने से ठीक हो जाते हैं। प्लीज़ आप याद रखिए जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ
ये फैसला लेकिन डॉक्टर ने करना है, आपने नहीं करना। क्योंकि जो स्टेज 1 और स्टेज 2 के की बवासीर है, उसमें तो हो सकता है हमें ये सब कुछ करना ही ना पड़े, और कुछ अद्वियात खाने से और कुछ खाने पीने की एहतियात करने से आप ठीक हो जाएं। स्क्लीरोथेरेपी में ये भी है कि बाज़ औक़ात इस टीके को रिपीट भी करना पड़ता है, कि आप एक दफ़ा लगाते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा भी लगाते हैं। यहाँ मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा 10-15 मिनट में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँ। इसके बाद अगर कुछ दोस्त कुछ सवाल पूछना चाहें तो वो फिर आप पूछ लीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह अल अज़ीज़ उसके जवाब देने के लिए हाजिर हूँगा। तो आप अपने सवालों को भी होल्ड कीजिए, और उसके बाद मुझे यहाँ पैनल के ऊपर लेफ़्ट साइड पर नज़र आ जाएंगे, तो मैं इंशाल्लाह अल अज़ीज़ उसका जवाब दूँगा। लेकिन जब मैं जवाब सवालों के लिए कहूँ, क्योंकि अब वरना मेरी तवज्जो उधर हो जाएगी तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, इसके अलावा अगर ये टीके से ठीक ना हों, तो एक और भी तरीका है जिसे बेंडिंग कहते हैं। तो वो एक स्पेशल किस्म की मशीन होती है, और ये भी मरीज़ को बेहोश नहीं किया जाता, और मरीज़ को दर्द भी नहीं होता। तो इसमें जो मौका है वो बवासीर का, उसके उसको पकड़ के उसके ऊपर एक बहुत टाइट किस्म का छल्ला चढ़ा दिया जाता है, जिसको बैंड कहते हैं। वो स्पेशल एक टेक्निक होती है उससे, जिससे वही कुछ होता है जो टीका लगाने से होता है, कि उसका कनेक्शन जो है वो ऊपर की बड़ी वेनों से हट जाता है, और जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता खून के वो जो झड़के और खुश्क हो जाते हैं, और फिर ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है। इसको हम कहते हैं बैंडिंग। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात वो मौके इतने बड़े हो जाते हैं कि उन मौक़ों को जब तक काटा ना जाए ऑपरेशन करके तो वो ठीक नहीं होते। तो उसके लिए फिर एक ऑपरेशन होता है जिसे हेमरॉयडेक्टमी कहते हैं। हेमरॉयडेक्टमी यानी बवासीर का ऑपरेशन। अभी रिसेंटली साइंस की तरक्की के साथ बवासीर के ऑपरेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा जिद्दत आई है। एक पुराना तरीका है जो ओपन सर्जरी है, वो अभी भी बहुत मौसर है। अभी भी बहुत सारे मरीज़ों का उसी तरीके से ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें जो बवासीर का मौका है उसको काट के और अंदर से उसको धागे से बांध के उसको काट दिया जाता है। जितने मौके, अमूमन ये 3 बड़े मौके होते हैं, तो उनको काट दिया जाता है। बाज़ का 3 के अलावा भी छोटे छोटे मौके होते हैं। अच्छा, इसका एक और भी तरीका है जिसको हम स्टेपल्ड हेमरॉयडेक्टमी कहते हैं। ये ज़रा महंगा है। इसमें एक गन इस्तेमाल होती है, जिसमें बवासीर के मौकों को पखाने के रास्ते के अंदर ही काट कर और स्टेपल कर दिया जाता है, यानी वहाँ क्लिप लगा दिए जाते हैं, और वो बाहर कुछ नहीं होता और अंदर ही अंदर सब कुछ कर दिया जाता है। तो ये भी उसी तरीके से है जैसे हेमरॉयडेक्टमी है, और लेकिन इसका ये फ़ायदा होता है कि पेशेंट का ज़रा रिकवरी टाइम ज़्यादा जल्दी होता है, और चूंकि बाहर इतना ज़ख़म नहीं होता तो दर्द भी थोड़ा सा कम होता है, और मरीज़ जल्दी अपने रोज़मर्रा के कामों में आ जाता है। इसके अलावा कुछ और जदीद भी हैं। मैं अपने जो बहन भाई हमारे डॉक्टर नहीं हैं, मैं उनकी मेमोरी को बहुत ज़्यादा बोझिल नहीं करना चाहता, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी सोर्सेज आजकल डेवलप हुए हैं, जिनमें हार्मोनिक स्कैल्पल है, जिसमें लेगाशोर है। तो ये ख़ास किस्म के औज़ार हैं जो कि खून की उन बढ़ी हुई शरियानों को ना सिर्फ काटते हैं बल्कि उनको वहाँ जोड़ भी देते हैं। तो ये बड़े ज़बरदस्त प्रोसीजर्स हैं। तो मगर ये एक्सपेंसिव हैं ज़्यादा, क्योंकि वो इक्विपमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है जिससे ये किए जाते हैं। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान में ये भी बहुत कॉमन हो रहे हैं। तो ये है बवासीर का मुकम्मल इलाज। लेकिन बवासीर के इलाज के बाद फिर आपको बाद में भी कुछ अर्सा दवाई खानी पड़ती है, और फिर वो जो एहतियात हैं वो सारी की सारी करनी पड़ती हैं, जो कि मैंने आपकी खिदमत में अभी पेश की थी। मैं सिर्फ समरी के तौर पे फिर दोबारा बताना चाहता हूँ, कि ताकि जो दोस्त जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, या वो दोस्त जिन्होंने जिन्हें कुछ समझने में या मुझे समझाने में कुछ मैं कामयाब नहीं हो सका पूरी तरह, तो मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि देखिए, बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसमें पखाने के रास्ते के अंदर जो खून की वरीदें हैं, वेन्स हैं, वो बड़ी हो जाती हैं, और जब हम ज़ोर लगाते हैं तो उस ज़ोर की वजह से वो फूल जाती हैं, और फूलने में ये ख़तरा होता है कि वो फट ना जाएँ। अगर फट के ब्लीड करने लग जाएं तो हम इसको पहले दर्जे की बवासीर या हेमरॉयड कहते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें ये फटने के अलावा पखाने के रास्ते से बाहर भी फुदक के बाहर आ जाएं, लेकिन जब हम ज़ोर लगाना बंद करें तो खुद ब खुद अंदर चले जाएं, तो इसको सेकंड डिग्री हेमरॉयड या दूसरे दर्जे की बवासीर कहते हैं। और अगर ये बाहर आ जाएं और जब तक हम हाथ से उनको अंदर पुश ना करें, ये अंदर ना जाएं, तो उसको हम थर्ड डिग्री हेमरॉयड कहते हैं। और अगर ये मुस्तकिल बाहर रहें तो इनको फोर्थ डिग्री हेमरॉयड कहते हैं, जिनको बवासीर के मौके भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने आपको ये बताया कि जो बात मैं बहुत बार बार दोहराना चाहता हूँ, कि मेहरबानी करके अगर किसी को खुदा न खास्ता पखाने के रास्ते की कोई भी तकलीफ़ हो, उन तकलीफ़ों को मैं दोहराता हूँ। पहली तकलीफ़ यह है पखाने में खून आना, दूसरा मुसलसल कब्ज़ रहना, तीसरा पखाने की तरतीब बदल जानी।
यानी कब्ज़ और डायरिया ऑल्टरनेट होता रहना, यानी कुछ तरतीब तब्दील हो जानी। चौथा ये है कि पखाने के रास्ते से कोई चीज़ बाहर आ जाना, पखाने के रास्ते से कोई पीप का निकलना, पखाने के रास्ते में बोझल महसूस होना। जब आप पखाना करें तो करने के बाद ऐसा लगे कि पखाने की जगह अच्छी तरह से खाली नहीं हुई और अभी कुछ हाजत मौजूद है। तो इसके अलावा भी पखाने के रास्ते की भी अलामत हो जो भी अलामत हो तो इस बात का ये फैसला खुद ही कर लेना कि ये बवासीर है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। आपको फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर आपके पखाने के रास्ते का मुआयना करेगा, हिस्ट्री कर लेगा, कुछ टेस्ट लेगा और उसके बाद ये फैसला करेगा कि आपको बवासीर ही है। क्योंकि जैसे मैंने बार बार आपसे अर्ज़ किया है कि बहुत सारी बीमारियां इस किस्म की हैं कि जिसमें वो बवासीर नहीं होता, वो लेकिन उसको बवासीर समझ के इलाज करके हम टाइम को ज़ाया करते हैं। उसमें सबसे ख़तरनाक बीमारी बड़ी आंत का कैंसर है, जिसकी अलामात बवासीर से मिलती जुलती हैं। तो ये सबसे बड़ा मैसेज है आज की वीडियो का, आज की इस गुफ्तगू का, कि अल्लाह ना करे आपको जब भी कोई, खुदा ना खास्ता किसी को भी पखाने की कोई तकलीफ़ हो तो उसको फटाफट डॉक्टर से रब्ता करना ज़रूरी है। और डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पखाने के रास्ते का मुआयना करे। अलबत्ता अगर ये बात बिल्कुल तहकीक हो जाए कि आपको वाकई बवासीर है और कुछ नहीं है और ये डॉक्टर फैसला करेगा, फिर मैंने आपको बताया है कि जो इलाज है उसके 4 दर्जे हैं। अगर तो वो फर्स्ट डिग्री है तो सिर्फ आपकी जो रोज़मर्रा की तरतीब है, खाने की, पीने की, सोने की, एक्सरसाइज करने की, क्या खाना है, कितना खाना है, तो उसकी तरतीब के बदलने से ही अल्लाह के फजलो करम से ठीक हो जाती है। कुछ हमारे दोस्तों ने अभी मैं कर रहा था तो एक मैसेज मेरे दूसरे फ़ोन पे भेजा कि कुछ ये हमारे जो एलोपैथिक के अलावा जो हमारी ग़िज़ाओं में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप ज़रूर बताइए। तो वो बिल्कुल आपको देखें, हमारे घरों में एक गुलकंद होती थी, गुलकंद, वो गुलाब के फूलों के फाइबर्स, अगर शुगर ना हो तो गुलकंद के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं। इसी तरीके से हरीड़ का मुरब्बा, तो ये एक हरीड़ एक फल होता है और उसका मुरब्बा बड़ा मज़ेदार सा होता है, तो उसके अंदर बहुत हाई डिग्री फाइबर होता है। इस तरह खजूर में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। इसी तरह ये जो बादाम रोगन है, आमंड ऑयल है, ये बाज़ लोग दूध में रात को लेके पीते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह इसबगोल का छिलका है। ये वो चीज़ें हैं कि जो डाइट डाइट का हिस्सा है, अलग से कोई दवाई नहीं है, मगर ये हमारे फाइबर फाइबर की क्वांटिटी को ज़्यादा कर देती हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि बवासीर के इलाज में कुछ दवाइयाँ भी साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, एविडेंस के साथ, कि जो बहुत यानी मुफीद हैं। और ये दवाइयाँ बवासीर की जो हैं फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री हेमरॉयड में, और हेमरॉयड का जब ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद इस्तेमाल की जाती हैं। तो उसका मैं ब्रांड तो कोई नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन ये है कि वो दवाइयाँ, उनका बेसिक एक्शन ये होता है कि वो खून की जो वेन है, वेन के अंदर प्रेशर को ज़्यादा कर देती हैं। लिहाजा जो वो खून इकट्ठा होता है तो वो प्रेस होके वापस जाना शुरू हो जाता है, और वो जो बवासीर का बहुत फ़ायदा होता है उसके अंदर। और फिर मैंने आपको बताया कि एक टेक्निक जो है वो उसके अंदर टीका लगाना है, जिसको हम स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं। एक और टेक्निक है जिसमें हम उसके गिर्द एक छल्ला चढ़ा देते हैं, जिसको हम बेंडिंग कहते हैं। फिर बाज़ औक़ात पूरा ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसको हेमरॉयडेक्टमी कहते हैं। और हेमरॉयडेक्टमी की बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जो एक ओपन टेक्निक है, क्लोज टेक्निक है, स्टेपल्ड हेमरॉयडेक्टमी है, और फिर यूजिंग एनर्जी सोर्सेज के साथ है। और अभी ताज़ा आजकल हम एक और भी ऑपरेशन करते हैं जिसको हम हेमराइडोपैक्सी कहते हैं। तो उसमें वो एक एक वेन को अल्ट्रासाउंड के ज़रिए डिटेक्ट करके, हाल रार भी कहते हैं उसको, तो उसको जो है हम डिटेक्ट करके कर। लेकिन आप मेहरबानी करके ये बातें सारी टेक्निकल बातें हैं, आप इसको अपने जहन पे इसका बोझ ना डालिए। ये तो आपके डॉक्टर ने ही फैसला करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो ये है बवासीर की एक बीमारी। किसी दोस्त ने अभी मुझे लिख के पूछा है कि ये बताइए फिशर क्या होता है। देखिए, पखाने के रास्ते के अंदर सख्त कब्ज़ से सख्त पखाना जब गुज़रता है तो पखाने के रास्ते के ऊपर एक उतार के, जैसे झिल्ली को उतार के बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक ज़ख़म बन जाता है। उस ज़ख़म का नाम एनल फिशर है। यूं तो ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन ख़ास तौर पे ये देखा गया है कि जो हमारी यंग ख़वातीन जो प्रेगनेंसी में और बच्चे की पैदाइश के दौरान, उनको उनमें से बहुत सारी उन लोगों को फ़िशर बन जाता है। फ़िशर की सबसे बड़ी अलामत ये होती है
कि पखाना करते वक्त शदीद दर्द होता है, इतना शदीद दर्द होता है कि पेशेंट मरीज़ का दिल करता है कि वो पखाना ना ही करे, और वो डरता रहता है कि मैं बाथरूम में गया तो नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होगा। और अगर वो इसकी वजह से उसको कब्ज़ और भी होनी शुरू हो जाती है, फिर कब्ज़ जब और होती है तो फिशर और भी बनना शुरू हो जाती है। तो उसमें फिर ये कि लोग उसको बवासीर समझते हैं और कहते हैं ये बादी बवासीर है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बादी बवासीर नहीं है, ये फिशर है। और फिशर की अलामत ये है कि शदीद दर्द होता है। तो फिशर का इलाज जो है वो दवाइयों के साथ और तो उसको जो है बुखार के साथ जो है यानी माफ़ कीजिएगा कि उसको जो है हम दवाइयों के साथ शुरू शुरू में ठीक कर सकते हैं, और बाद में उसका एक ऑपरेशन भी होता है, और उस ऑपरेशन के ज़रिए फिशर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ये थोड़ी सी गुफ्तगू थी जो मैं आपके साथ बवासीर के बारे में करना चाहता था। और एक दफ़ा मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले और आपके फिर सवालात का जवाब देने से पहले, अब अगर आप चाहें तो अपने सवाल जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं जो जो देखूं तो उसका मैं जवाब दे दूं। तो उसमें यह है कि बस ये एक बात जहन में रखिएगा, और ये मैं चौथी पांचवीं दफ़ा बता रहा हूँ, मगर मैं 100 दफ़ा भी ये बात करने को तैयार हूँ कि अगर आप में से किसी को खुदा न खास्ता कोई भी पखाने के रास्ते की अलामत है, तो उसका इलाज का फ़ैसला ख़ुद मत कीजिए, बल्कि अपने डॉक्टर से कहिए कि वो उसको बताए। तो अब कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए, मैं कुछ ढूंढता भी हूँ जो आपके सवाल हैं, तो उसका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कुछ दोस्तों ने जो सवाल पूछे हैं वो बवासीर के मुतल्लिक नहीं है कि जी मेरे शोल्डर में दर्द है और मुझे इस तरह से, तो वो तो मेरा ख्याल है इससे मुतल्लिक नहीं है। मगर जो भी जो भी सवाल जो हैं वो बवासीर से मुतल्लिक हैं तो आप ज़रूर पूछिए। ये हमारे कुछ दोस्तों ने कहा है जी प्लीज़ टॉक अबाउट फार्मर्स। मेरा ख्याल है ये हमारे पड़ोसी मुल्क से हमारे जो दोस्त हैं पंजाब के, उन्होंने कहा है, तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। और फार्मर्स को बवासीर की बीमारी इतनी नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती कि वो सारे के सारे मेहनत कश होते हैं, और इसके अलावा वो ये है कि वो बहुत ग़िज़ा वो खाते हैं जिसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारे पंजाब में साग है और मकई की रोटी है और इस तरह की जो सब्ज़ियां हैं, तो इनके खाने से फिर ये नहीं होता। ये एक दोस्त ने पूछा है कि बड़ी आंत के कैंसर के बारे में कुछ बताइए। जी मैं जैसे मैंने आपको ये कहा कि कैंसर के बारे में बहुत टेक्निकल डिटेल तो शायद मैं इस थोड़े वक्त में आपको ना बता सकूं, लेकिन अलबत्ता ये है कि जो अहम बात याद रखने की ये है कि कैल जो बड़ी आंत का कैंसर जो है वो पखाने की रस्ती के अंदर एक रसौली बन जाती है, और वो जो रसौली है, वो रसौली ना सिर्फ वहाँ उसको ब्लॉक कर देती है, बल्कि वो वहाँ से फिर इर्द गिर्द का जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर भी वो नफूज करना शुरू कर देती है, यानी उसको काबू करना शुरू कर देती है। और उसके कुछ टुकड़े वहाँ से निकल के जिगर में भी जा सकते हैं, और उसके उनके टुकड़े निकल के फेफड़ों में भी जा सकते हैं और हड्डियों में भी जा सकते हैं, ख़ास तौर पर जिगर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जानलेवा होती है। तो बवासीर से मुतल्लिक तो इसका सिर्फ यही एक है यानी जो मुतल्लिक बात, कि बस ये जहन में रखिएगा कि खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर हो और वो कहीं गलती से इसको बवासीर ना समझता हो। जी, और कोई दोस्त सवाल पूछना चाहे तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए। ये किसी दोस्त ने कहा है कि क्या होम्योपैथी में इसका इलाज है, तो मैं अर्ज़ करूं कि मुझे तो होम्योपैथी का पता नहीं है। वो तो दुनिया में बहुत सारे यानी इलाज हैं, तो बहुत सारे तरीका इलाज बहुत सारे तरीका इलाज मौजूद हैं। तो उनमें से होम्योपैथिक भी हो सकता है, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक इसका इलाज वही है जो मैंने आपसे अर्ज़ किया है। ये मैं किसी ने कहा है सर मैं आपको मैंने ये पकने के लिए बात पूछनी थी। पकने के नेले के साथ बाहर एक फिंसी है, पखाने के नाली के साथ बाहर एक फिंसी है जैसे कोई चीज़ है, तो समझ नहीं आता कि ये क्या है। जी देखें, ये जो आप बात बता रहे हैं ना कि पखाने के रास्ते के साथ एक फिंसी है, ये बवासीर नहीं है, इसको हम फिस्चुला कहते हैं। देखिए ये पखाने का रास्ता अगर ये है, तो पखाने के रास्ते के साइड के ऊपर एक छोटा सा सुराख, ये असल में होता यह है कि पखाने के रास्ते के अंदर ग्लैंड्स होते हैं। उन ग्लैंड्स के अंदर जब इन्फेक्शन होती है तो वो बढ़ते रहते हैं और फट जाते हैं,
और उसका एक सुराख बाहर फट जाता है। फटने की वजह से उसमें से पीप निकलती है, इसको हम फिस्चुला कहते हैं। ये फिशर भी नहीं है, बवासीर भी नहीं है, ये फिस्चुला है, और इसी को भी लोग बादी बवासीर कहते हैं। तो वो फिस्चुला जो है उसका उसका इलाज जो है वो सर्जरी से होता है हमेशा। फिस्ट और वो बहुत अच्छा आसान इलाज होता है। एक दिन सिर्फ अस्पताल में रहना पड़ता है और उसके बाद पेशेंट वो ज़ख़म आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है 2-3 हफ्ते में, लेकिन वो बंदा अपने रोज़मर्रा के काम करता रहता है। तो इसको फिस्चुला कहते हैं। अगर पखाने के रास्ते के करीब कोई सुराख है तो वो फिर हमें यही करना चाहिए। जी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई और सवाल हो। हाँ, किसी ने कहा जी को डॉक्टर रिकमेंड कर दें कि कौन सा डॉक्टर इसका इलाज कर सकता है। देखिए ये जो बवासीर है इसका इलाज सर्जन इसके लिए मुनासिब है, क्योंकि सर्जन ये फैसला कर सकता है कि वो जो कि क्या किसको दवाई की ज़रूरत है, किसको बैंड करने की ज़रूरत है। ये एक किसी ने कहा है, मिर्ज़ा फ़रत साहब ने, कि एलोपैथिक मेडिसिन का नाम बता दें जो पाइल्स के लिए होती है। देखें ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है कि कोई भी दवाई ब्रांडेड दवाई हम बता दें, क्योंकि हम सिर्फ हमारे मुल्क में ही ऐसा होता है कि काउंटर से दवाइयाँ मिल जाती हैं, वरना बाहर की दुनिया में ख़ास तौर पे वेस्ट में तो बग़ैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के दवाई बिल्कुल नहीं मिलती। तो मैं इस बात को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि मैं ये बता दूं कि ये फ़लाँ वाली दवाई लें बवासीर के लिए। ये फ़ैसला मैं भी नहीं कर सकता, ये आपका डॉक्टर कर सकता है। अच्छा, ये जगजीत सिंह साहब हैं हमारे भाई, इन्होंने कहा है कि प्रोबायोटिक वर्क करती हैं हेमरॉयड ट्रीटमेंट में। शुक्रिया भाई जगदीत जगजीत साहब। आपने ये देखें, प्रोबायोटिक असल में ऐसी ग़िज़ाएँ हैं कि जिनके अंदर मुआवन जरासीम मौजूद होते हैं। देखिए हमारे जिस्म के अंदर जो बैक्टीरिया है ना, वो तो कुछ बीमारियां पैदा करते हैं, लेकिन कुछ हमारे दोस्त जरासीम हैं। आप हैरान होंगे कि हमारे बॉडी के जितने सेल हैं ना, उतने ही हमारे साथ मेहमान बैक्टीरिया हैं जो हमारे जिस्म के अंदर रहते हैं, और वो तमाम के तमाम विटामिन कुछ बनाने में और जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम में मदद करते हैं। और कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं कि जिनके अंदर वो प्रोबायोटिक्स होती हैं, यानी वो चीज़ें, वो मावन जरासीम होते हैं जो कि हमारे दोस्त हैं। उनमें से जो सबसे ज़बरदस्त प्रोबायोटिक, वैसे तो बहुत सारी हैं, सबसे ज़बरदस्त प्रोबायोटिक ग़िज़ा जो है वो दही है। ये जो घर की चाटी वाली दही होती है, ये बहुत इफ़ेक्टिव प्रोबायोटिक्स हैं। तो ये अपने नाश्ते के अंदर और खाने के अंदर ये इस्तेमाल की जाए। तो आपके सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक है कि ना सिर्फ तो यानी आंतड़ी की बीमारियों के लिए भी, बल्कि वैसे भी पूरे जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम के लिए वो तमाम चीज़ें जिनमें प्रोबायोटिक होती हैं वो बहुत मावन होते हैं। ये मोहम्मद वसीम साहब ने क्या है कि क्या ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। देखिए हर ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप बस पे बैठ के लाहौर से बहावलपुर जाएँ तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, तो कोई भी आदमी गारंटी से नहीं ये कह सकता कि कोई नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद तो यही है कि सब खैर खैरियत से पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से इसी तरीके से हर ऑपरेशन के पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं जो डॉक्टर आपको बताते हैं, लेकिन अगर सेफ हैंड में किया जाए तो बवासीर का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा महफूज है। अलबत्ता अगर पखाने के रास्ते में जो पट्टे हैं उनको अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया जाए, या खुदा ना खास्ता वो कट कट जाएं किसी गलती की वजह से, तो फिर ये एक इम्कान हो सकता है कि पखाने पर कंट्रोल ना रहे। और अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं, लेकिन मेरा उनको यही जवाब होता है कि अगर एक क्वालिफाइड आदमी ये अब बवासीर का ये ऑपरेशन करेगा तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। तो लेकिन बहरहाल मैं ये नहीं कह सकता कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, ये हो सकती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। ये लिखा है कि रिटेंशन सिस्ट इज सीन इन राइट मैक्सिलरी साइनस। ये तो ईएनटी से मुतल्लिक है, नाक कान के गले से पता कर सकते हैं। मेरे ईयर का प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, मौके हमेशा बाहर रहते हैं 2 साल से। ये किसी ने कहा है। देखो भाई, अगर 2 साल से मौके बाहर रहते हैं तो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। वो ये फ़ैसला करेंगे कि ये हेमरॉयड है, या वो ये फ़ैसला करेंगे कि ये आपको कुछ और है। ये कहा है सर मुझे कुछ प्राइवेट बात करनी है, कॉन्टैक्ट नंबर दे। अच्छा सर, प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन। ये सलमान जंजुआ साहब हैं। सलमान साहब दोबारा कहिए, आपका कहीं मैसेज ऊपर चला गया है। वो कहते हैं कि फिस्चुला की रूट कॉज क्या होती है। देखिए फिस्चुला की रूट कॉज जो है वो पखाने के रास्ते में होने वाली इन्फेक्शन है। तो पखाने के रास्ते में किसी भी जगह पे इन्फेक्शन हो तो वो जो ग्लैंड्स हैं वो सूज जाते हैं, वो बन जाते हैं।
उन्होंने लिखा है ये मिर्ज़ा फ़रद साहब ने कि शुरू के सिम्टम क्या हैं बवासीर के। मैंने आपको ये बताया कि शुरू के सिम्टम खून का आना है, बग़ैर किसी दर्द के अगर खून आए तो उसको हम कहते हैं। और द रूट कॉज ऑफ फिस्चुला। जी, और कोई सवाल किसी दोस्त का हो था, मेरे पखाने के साथ बहुत बड़ा दाना है, ये भी इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। उन्होंने कहा है कि फिस्चुला और पाइलोनाइडल साइनस में क्या फ़र्क है। जी बिल्कुल, जो फिस्चुला है ना उसका तो कनेक्शन पखाने के रास्ते से होता है, लेकिन जो पाइलोनाइडल साइनस है वो जहाँ रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है उसके नीचे जहाँ से बटक शुरू होते हैं, तो उसके दरमियान जो ग्रूव है उस जगह के ऊपर ज़ख़म बन जाते हैं, उनको हम पाइलोनाइडल साइनस कहते हैं। तो बाज़ लोग उसको फिस्चुला समझते हैं, लेकिन ये असल में बालों की वजह से होता है। हमारे जो बाल हैं ये तलवार की तरह तेज़ होते हैं, तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं, वो लोग जो अक्सर बैठे रहते हैं दफ्तरों में लंबे लंबे अरसे के लिए, तो उनके अपने बाल जो हैं वो अंदर घुस घुस के ज़ख्म बना देते हैं, जिसको पाइलोनाइडल साइनस कहते हैं। मैं दोहराता हूँ, पखाने के रास्ते से ऊपर जहाँ बटक शुरू होते हैं, यानी हमारे कूल्हे शुरू होते हैं, वो जहाँ आपस में टकराते हैं तो उनके दरमियान जो रीढ़ की हड्डी के आखिर में एक जो खाली जगह बनती है, उस जगह पर जो ज़ख्म होता है उसे हम पाइलोनाइडल साइनस कहते हैं। किसी ने कहा जी दायमी बवासीर रहती है, उसका मैं क्या करूं। देखिए अगेन, बवासीर जो है वो एक ऐसा सिम्टम है जिसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए और हमें फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन उसकी जनरल वजूहात अमूमन वही हैं कि ख़ुराक हम प्रॉपर नहीं इस्तेमाल कर रहे होते और पानी हम बहुत कम पी रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। अच्छा जी, और क्या कहा। सर जी इज़ मस्ट फॉर फिशर और परहेज से ठीक हो जाता है। जी ये रास्ता है हमारी को। जी बिल्कुल, जो जो फिशर है, अगर आप अगर बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो दवाई एक लगाने की क्रीम होती है, खाने की दवाई होती है, और उसके अलावा आप सब्जियां सलाद फल ज़्यादा लें तो जो फिशर है वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन ये बात अलबत्ता है कि इसका हतमी इलाज बहरहाल इसी से होता है। किसी ने कहा है कि आई एम फ्रॉम इंडिया। शुक्रिया आमिर साहब। सर ये जो अभी आपने बताया कि रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला इस तरह मेरे साथ हो रहा है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से रब्ता कीजिए, इसका ऑपरेशन हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। फ्रीक्वेंट टाइफाइड आई टेक फुल कोर्स ऑफ प्रिस्क्राइब। जी इसके लिए किसी फिजिशियन से रब्ता करना पड़ेगा। टाइफाइड अगर आपको होता है तो वो इलाज मुमकिन है। देखना पड़ेगा किस वजह से है। ये गो मैं हतमी तौर पे तो नहीं कह सकता कि आपको बार बार ये प्रशांत ढाल साहब हैं। देखें, ये तो मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि आपको इस वजह से है, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर जो पित्ते की बीमारी है वो फोकस बन जाती है टाइफाइड के जरासीम का, और ऐसे लोगों के अंदर पित्ता निकाल दिया जाए तो जिनको बार बार टाइफाइड होता है वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये फैसला सिर्फ आप मेरी बात सुन के मत कीजिएगा, बल्कि आप किसी डॉक्टर को दिखाइए जो कि इस बात को इन्वेस्टिगेट करे। से होगा फैसलाबाद में पित्ते का कौन, फैसला का कौन ऑपरेशन। जी बहुत से डॉक्टर होंगे, अलाइड हॉस्पिटल है और इस तो उसमें बहुत सारे बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, वो करेंगे। आई यूज़ टू डू स्मोकिंग बट आई एम नॉट चेन स्मोकर बिकॉज ऑफ दिस। आई यूज़ टू सफ़र फ्रॉम कफ एंड स्पूटम एंड फीवर। तो मैं क्या करूँ। देखिए ये तो बड़ा आसान सा जवाब है। एक आदमी ये कहता है कि मैंने अपना हाथ जो है वो गंदी नाली में डाला हुआ है, तो बताएं मेरे हाथ गंदे हो गए, मैं क्या करूँ। माफ़ करना, मैं ये क्रूड सी मिसाल दे रहा हूँ, तो भाई हाथ निकाल के साफ़ कर लें। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो मैं बहुत ही यानी माजरत के साथ कहता हूँ कि आप कोई अक्लमंद आदमी तो नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत माफ़ी चाहता हूँ। इसलिए कि आप मुझे, मेरे एक दोस्त हैं, वो एक दफ़ा ये कह रहे थे कि आप देखिएगा आज से 100 साल बाद बच्चे आपस में ये कहा करेंगे कि हमारी एक नस्ल होती थी पहले, वो एक कागज़ के अंदर कोई जड़ी बूटी डाल के एक तरफ आग लगाती थी और उधर से फिर वो यूं करके धुआं खींचती थी, वो धुआं उनके फेफड़ों में जाता था और उसके फेफड़ों के बाद उनको खांसी होती थी, फिर उनको लंग का कैंसर होता था, उनको टीबी होती थी, उनको और मर्ज होते थे, मगर वो पैसे भी खर्च करते थे, वो बाज नहीं आते। तो बच्चे अजीब हंस के तालियां बजाएंगे और कहेंगे कितने बेवकूफ़ लोग थे, ओहो इतने बेवकूफ़ लोग रहा करते थे कि उनको पता ही नहीं था कि ये इतनी ख़तरनाक बात है। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ इस एक्सट्रीम स्टांस को लेने का। लेकिन आप दुनिया की कोई भी बीमारी देख लें, आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ के देख लें, उसमें स्मोकिंग का जिक्र होगा। चाहे वो मुंह का कैंसर है, चाहे वो सांस की नाली का कैंसर है, चाहे वो लेरिंग्स का कैंसर है, चाहे मैदे का अल्सर है, चाहे मैदे का कैंसर है, चाहे मसाने का कैंसर है, चाहे वो खून की यानी अंतड़ी खून की नालियों का बंद होने की वजह से टांगों की एम्पुटेशन करना है, तो इसका स्मोकिंग से बहुत ताल्लुक है। तो और सोशल, कितनी सोशल यानी बुराई है, और देखिए कितना माशरे में आप उसकी वजह से धुआं फैलाते हैं और
करते हैं। तो मेरा तो भाई बहुत ही आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं ना, तो अपनी इस आदत को प्लीज़ ज़रूर हटा दीजिए। और स्मोकिंग छोड़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। उसका मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। उसका आसान तरीका है कि आप जेब में हाथ डालिए, डब्बी निकाल के डस्टबिन में रख दीजिए और कहिए कि आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। लीजिए, आपने स्मोकिंग छोड़ दी। इतना इतना आसान है स्मोकिंग छोड़ना। और भाई मेरा ख्याल है बात को हम ख़त्म करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास कुछ हैं 5-10 मिनट, तो मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब, इस सर्जरी ओनली ऑप्शन फॉर यस फिस्चुला। जी हाँ, फिस्चुला के इलाज के लिए सर्जरी ही ऑप्शन है और उसको करवा लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आप पाइलोनाइडल साइनस का क्योर है। जी बिल्कुल क्योर है। पाइलोनाइडल साइनस का ऑपरेशन थोड़ा बड़ा होता है। बड़ा इसलिए कि जब ऑपरेशन ख़त्म होता है तो एक बड़ा सा गड़ा वहाँ बन जाता है। कुछ लोग उसका फ्लैप लगा के, टांके यानी टांके लगा के ज़ख्म को बंद भी कर देते हैं। कुछ लोगों की चॉइस ये होती है कि वो उसको बंद नहीं करते, खुला छोड़ देते हैं। लेकिन उससे आप बिल्कुल ना घबराइए। जब वो सारा मुतासरा हिस्सा निकाल दिया जाता है, देखिए पाइलोनाइडल साइनस में ऐसा ऊपर एक सुराख होता है, लेकिन जैसे दरख्त की जड़ें होती हैं, नीचे उसकी काफ़ी सारी जड़ें होती हैं। जड़ों से मुराद ये है कि उसकी शाखें होती हैं। तो जब आप उस सारे को निकाल देते हैं तो वहाँ जिस्म पे एक घड़ा सा बन जाता है, मगर वो बहुत जल्दी कुछ ही हफ्तों में भर जाता है और फिर वो नॉर्मल जिल्द हो जाती है। ये उन लोगों को होता है जो बहुत ज़्यादा बैठते रहते हैं। पुराने ज़माने में ये बीमारी जो है जंग अजीम के ज़माने में पता चली थी, और इसका नाम था जीप बॉटम। इस बीमारी को जीप बॉटम कहते थे, क्योंकि वो लोग जो फौजी जीपों में फिरते रहते थे, तो उसकी वजह से होता था। जी, और आपने कहा प्लीज़ एनलाइटन केयर फॉर पीओएच इन वोमन इन सर्जरी दी ओनली पीओएच। मुझे नहीं समझ आया क्या कहा आपने। इसके अलावा पाइलोनाइडल साइनस आपने पूछ लिया। किसी ने कहा कि कैंसर का इलाज हो जाता है। जी हाँ, कैंसर, देखिए कैंसर के बारे में मेरी बात सुनिए, बहुत ज़रूरी बात है कि कैंसर एक बीमारी का नाम नहीं है। कैंसर, हर स्टेज पर कैंसर मुख्तलिफ होता है। अगर कैंसर शुरू शुरू में आ जाए तो वो बिल्कुल काबिल इलाज है। कैंसर के सिलसिले में सबसे बड़ी कोताही यह है कि हम उसकी तशखीस के अंदर देर कर दें। ये कहते हैं सर मैं ड्राइविंग करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अच्छा, ये तो और इशू है। सर डिड यू एनी कोर्स इन माइंड साइंस? डिड यू हैव एनी कोर्स इन माइंड साइंस? जी, फॉर्मल कोई कोर्स तो नहीं है, लेकिन मेरा जो चैनल है यूट्यूब का, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, उसमें बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि बवासीर में वज़न कम हो जाए? देखिए, अगर किसी का वज़न कम हो रहा है तो उसको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, ताकि वो देखे कि खुदा न खास्ता ये सिर्फ खुराक की कमी की वजह से हो रहा है या कहीं कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है। पे यू पर आवर सो यू आंसर पीपल्स क्वेश्चन फॉर फी एज चैरिटी, इफ यस प्लीज़। अच्छा, खैर ये नहीं, आई नीड टू टॉक। अच्छा जी, सर्जरी के बारे में, ठीक है। ये कुछ सवालात ऐसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, भाई, जो कि एक्चुअली बवासीर से मुतल्लिक नहीं है। चूँकि हमारा आज का टॉपिक वही है तो हम उसी के ऊपर ही कन्फाइंड रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और गो मैं आपको डायरेक्ट देख तो नहीं सकता था, तो मुझे ये पता, हाँ, ये एक सवाल और आया है जी। इसके जवाब में ये है कि देखिए, जितनी हद्दुल इम्कान कोशिश हम करें कि जो सिंथेटिक फूड है वो ना खाएं। जो चीज़ें प्लांट में बनती हैं, देखो बड़ा अच्छा किसी ने कहा, जो चीज़ें प्लांट से अराइज करती हैं, पौधों से, जो प्लांट से उगती हैं उनको ज़्यादा करें, जो प्लांट में बनती हैं उनको कम से कम करें। देखिए, हमारे जिस्म के अंदर जब भी खुराक जाती है तो हमारा जिस्म हमसे पूछता है कि भाई ये खुराक है या कुछ और है। अगर वो प्रॉपर ऑर्गेनिक, यानी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स हैं, वाइटामिन है, पानी है, तो खुराक उस बॉडी बॉडी को उसको हैंडल करने का पूरा इंतज़ाम मौजूद है। तो वो कहता है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आइए। लेकिन अगर इसके अलावा कोई चीज़ आती है तो बॉडी उसको बहुत बुरे तरीके से फिर रिस्पॉन्ड करती है, और जिसके नतीजे के अंदर फिर ये नुकसानात हो जाते हैं। बट एवर फील लो आई लिसन, चलें शुक्रिया। बट अगेन वो कहते हैं मैं एक दफ़ा करवाया था ऑपरेशन, लेकिन उसके बाद मुझे फिर दोबारा हो गया। हाँ, देखिए ये बात जो ना, बाज़ लोग ये ऐसे कहते हैं। देखिए, ऐसा फिसला तो हो सकता है, क्योंकि आपने एक जगह फिस्चुला हुआ तो दूसरी जगह, लेकिन बवासीर का ऑपरेशन अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो फिर नहीं होगा। तो हर वक्त कब्ज़ रहती है, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। तो ये सब बातें थीं। मेरा ख्याल है हमारे पास 3-4 मिनट और हैं। मैं थोड़ी देर खामोश होता हूँ। अगर आप कोई सवाल और लिखना चाहें तो मैं इंशाल्लाह उसका फिर जवाब दे के, फिर अदरवाइज़ फिर मैं आपसे इजाज़त लूँगा। 5 5 मिनट इंशाल्लाह और मैं खामोश होता हूँ। आप देखिए, कोई अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई बात समझ में ना आई हो।
एक्सप्लेन द डिप्रेशन। डिप्रेशन के बारे में तो चूंकि हमारे मौजू का ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारी बातें वो प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, आप लिखें पूरा PROFESSOR DR डॉक्टर जावेद इकबाल, तो वो फ्री है, वहाँ बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। हाउ टू बिकम इमोशनली स्ट्रांग, हाशिर साहब ये भी वहाँ मौजूद है, आप अभी अभी चेक कीजिए जाके, अभी चेक। अच्छा ये तो हेमरॉयड और फिशर का डिफरेंस क्या है ये ज़रा बता दें। जी ये मैं उसामा आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि हेमरॉयड तो बवासीर के मौके हैं जो कि बाहर लटकते हैं और उनमें से खून आता है, जबकि फिशर जो है वो पखाने के रास्ते के अंदर एक ज़ख़म होता है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि फिशर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। मुझे स्टूल में ब्लड आया है तो फर्स्ट बार्टसन ने मेडिसिन दी है, बताएं अब क्या करूं। देखिए अगर आपको पखाने के रास्ते में खून आया है, आप जाके डॉक्टर साहब से जिद कीजिए कि आपका वो मुआयना करें। अगर पखाने के रास्ते में खून आया है, अगर उंगली से मुआयना करने में कुछ नहीं पता चला तो एक प्रोक्टोस्कोप होती है उससे मुआयना करना चाहिए, अगर उससे नहीं पता चला तो क्लोनोस्कोपी होनी चाहिए। यानी पखाने का पूरी लाइन का यही वो तरीका है जिससे हम बीमारी को अर्ली स्टेज के ऊपर कर सकते हैं। ये राइट जुगुलर वेन में थ्रोम्बोसिस का मतलब है खून की यहाँ जो वेनें जाती हैं उसके अंदर खून का ब्लॉक हो जाना, इसका ताल्लुक वैस्कुलर सर्जरी से है। ओके मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों भाइयों, बहुत ही, और बहनों बच्चियों, जो सब लोग जो मौजूद हैं और बुज़ुर्गों भी।